Good evening, everybody. But I hope you are able to hear my voice clearly. Okay. So, bache, in the previous class, we were discussing preparation of salts and their uses. Okay, so we'll be continuing further from there. वहां से बच्चे आगे कंटिन्यू करेंगे हम. ठीक है. So बच्चे the last salt that we left off at was bleaching powder. Okay, हमने ब्लीचिंग पाउडर पे क्या किया था? लीव किया था. ऑलराइट. We had left at bleaching powder. Okay, so we will be starting up from baking soda, that is acid, bases and salts. वहां से हम शुरू करेंगे. ऑलराइट. ओके. सो बच्चे, when you talk about baking soda, बच्चे, baking soda is a very common you can say chemical that we use at home. This is a very common ingredient that we use at home. So we use it for baking purposes. It is a common cooking ingredient in bakeries and confectionaries. तो बच्चे, जब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं, ओके, बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम. बेकिंग सोडा इज कॉमन नेम. ऑलराइट. बेकिंग सोडा इट इज कॉमन नेम. और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. और केमिकल नेम क्या होगा इसका? इट विल बी सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, दिस इज द कॉमन बेकिंग सोडा. केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3. केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3 and chemical name is sodium bicarbonate. अब अच्छा, when you talk about its preparation, जब आप इसकी प्रिपरेशन की बात करते हो तो इसको हम 3 स्टेप्स में करते हैं. It is carried out in 3 steps. So we are going to quickly discuss its preparation. प्रिपरेशन के लिए बच्चे हम जो मेन रॉ मटेरियल यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इसकी प्रिपरेशन में भी यूज होता है. तो बच्चे, फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी डू. concentrated solution of sodium chloride. Concentrated solution of sodium chloride is prepared. Concentrated solution of sodium chloride is prepared. बच्चे, what is the name of this concentrated solution? इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का क्या नाम है? मैंने उस दिन आपको बताया था, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज नोन एज ब्राइन. कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज नोन एज ब्राइन. इसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं. ओके, सो दिस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज नोन एज ब्राइन. बच्चे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप that we use in preparation of caustic soda also. NaOH की प्रिपरेशन में भी हमने यही स्टेप किया था. उसके बाद है बच्चे सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर हम क्या करेंगे? NH3 अमोनिया, उसको डिसॉल्व करेंगे. ओके, सो थर्ड स्टेप इज सेकंड स्टेप इज saturation of brine. Saturation of brine with ammonia gas. What is the second step? We will saturate brine with ammonia gas to prepare ammoniacal brine. To prepare ammoniacal brine. इस स्टेप में हम बच्चे क्या कर रहे हैं? हम ब्राइन सोल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस को पास कर रहे हैं, जिससे अमोनिया गैस क्या कर रही है? इस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रही है. और उससे जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? दैट विल बी नोन एज अमोनियकल ब्राइन. अमोनियकल ब्राइन का क्या मतलब है?
हमने ब्राइन सोल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस को पास किया जिससे वो उसमें डिसॉल्व हो गई, उससे बना अमोनियकल ब्राइन। ओके, व्हाट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? वी विल पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस into ammoniacal brine, ammoniacal brine to obtain बेकिंग सोडा। हमारा बच्चे जो सेकंड स्टेप में अमोनियकल ब्राइन बना है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? वी विल पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू इट टू obtain बेकिंग सोडा। ऑलराइट, तो बच्चे ये हमारे 3 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर ब्राइन, that is concentrated solution of sodium chloride. Then that solution, it is saturated with ammonia gas to prepare ammoniacal brine, and then we will pass carbon dioxide gas into ammoniacal brine to obtain baking soda. ammoniacal brine के अंदर CO2 गैस को पास करेंगे जिससे हमें बेकिंग सोडा मिलेगा। ओके, अब अच्छा लेट्स राइट अ केमिकल इक्वेशन। ये जो हमने 3 स्टेप लिखे हैं, लेट्स राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखते हैं टू सी दी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है। तो बच्चे मेरे पास है सोडियम क्लोराइड, इसकी केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? वी हैव सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया, फिर उसमें अमोनिया गैस पास की, फिर उसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की। मेरे ये 4 क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं, NaCl, water, ammonia and CO2. When they react together, they will form sodium bicarbonate, that is NaHCO3. बच्चे सोडियम बाइकार्बोनेट को आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। सो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस, ओके बच्चे ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इट इज अ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा, प्लस यू विल गेट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, दिस विल रिमेन इन एक्वस सोल्यूशन। ओके, NaCl, वाटर, अमोनिया प्लस CO2, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, व्हाट दे विल फॉर्म? इट विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस सोडियम बाइकार्बोनेट इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, और साथ में क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड which is in the form of aqueous solution. तो बच्चा this is how we will prepare sodium bicarbonate, ठीक है, और बेकिंग सोडा। इज दिस क्लियर? यहां तक सबको समझ आ गया? यहां कोई डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलो अब बच्चे हम बात करते हैं इसके यूजर्स की। हाउ डू वी यूज बेकिंग सोडा? तो बच्चे यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझ आनी चाहिए। व्हेन यू टॉक अबाउट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पर बच्चे हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, केक वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। ओके, अब बच्चे व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बच्चे बेकिंग पाउडर इज नॉट प्योर बेकिंग सोडा। ये क्या होता है? आपने बेकिंग सोडा में क्या किया? सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर दिया। बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा प्लस, इट इज बेकिंग सोडा प्लस सिट्रिक एसिड, सिट्रिक और टार्ट्रिक एसिड। हम क्या करते हैं? इसमें सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड को मिक्स करते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया?
व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों किया? बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज रीनेम योरसेल्फ। Galaxy J7 Max, बच्चे प्लीज रीनेम योरसेल्फ। बच्चे वी हैव स्टार्टेड, वी आर continuing with acid, bases and salts. Okay, Galaxy J7 Max has left. Okay, all right, I'll request everybody कि बच्चे जब आप ज्वाइन कर लेते तो प्लीज रीनेम योरसेल्फ। ओके, ऑल राइट। सो बेकिंग पाउडर, इट इज बेकिंग सोडा प्लस सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड, ये इसका मिक्सचर है। अब बच्चे क्वेश्चन ये अराइज करता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। सो बच्चे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज डन। अब बच्चे इसके पीछे एक बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप कभी भी ब्रेड या डो को देखो, ब्रेड और डो इज फ्लफी, उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इट इज स्पंजी एंड सॉफ्ट। बच्चे वुड यू लाइक टू ईट अ केक विच इज वेरी हार्ड, या हम ऐसी ब्रेड प्रेफर करेंगे जो हार्ड हो? We like to eat cakes or breads or pastries which are soft. वो सॉफ्ट कैसे होते हैं? अगर हम पैटी भी देखें तो पैटी भी सॉफ्ट होती है। तो बच्चे बेकिंग इंडस्ट्री में हम बेकिंग पाउडर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसको यूज कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन होता है? बच्चे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट यूजेस, सो इसके अंदर जो पहला यूज है, फर्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ कॉमन इंग्रेडिएंट, इट इज यूज्ड इन बेकरीज। इसको हम बेकरीज में यूज करते हैं टू प्रिपेयर ब्रेड, केक्स एटसेट्रा। ठीक है, बेकरी में हम इसको यूज करते हैं बच्चे ब्रेड केक वगैरह बनाने के लिए। इसको यूज क्यों करते हैं बच्चे? हाउ डू वी यूज इट? What we do is we put baking soda और बेकिंग पाउडर, हम बेकरी में बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो बच्चे जब हम बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं डो के साथ, ओके, इट इज मिक्सड इन डो। जब हम डो बनाते हैं, आटा बनाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर मिक्स कर देते हैं। इट इज मिक्सड विद डो, ओके, बेकिंग पाउडर इज मिक्सड विद डो। और बच्चे जब आप इसको बेक करोगे, जब आप इसको बेक करोगे तब क्या होगा? ऑन बेकिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बेकिंग पे क्या होगा? इट डिकम्पोजेस। ऑन बेकिंग ड्यू टू हीट क्या होगा? बेकिंग सोडा डिकम्पोजेस। ओके, तो बच्चे बेकिंग सोडा जो है हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाएगा। और ये रिएक्शन कैसे होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ड्यू टू हीट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हीट की वजह से क्या होगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। आई एम जस्ट गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन। हीट की वजह से क्या होगा? जो बेकिंग सोडा प्रेजेंट है डो के अंदर, आटे के अंदर, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन डिकम्पोज होने पे वो क्या फॉर्म करेगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2। ओके, सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस CO2। ओके, अब बच्चे ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट विल बबल थ्रू दी डो। ये डो के अंदर बबल करेगी, जब रिलीज होगी ये, उसकी वजह से क्या होता है? आपका डो सॉफ्ट हो जाता है, इट राइजेस अप। अगर बच्चे हम कभी ढोकला खाएं तो उसमें हम इनो मिक्स कर देते हैं। इनो को जब हम बेक करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें भी CO2 रिलीज होती है। उसकी वजह से क्या होता है? आपका जो ढोकला है सॉफ्ट बनता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स बनते हैं। सेम चीज यहां हो रही है। when sodium bicarbonate decomposes, it will form carbon dioxide gas, and this carbon dioxide gas, okay, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब ये बबल करेगी डो के अंदर, उसकी वजह से छोटे छोटे पोर्स बनेंगे और आपका केक स्पंजी बनेगा। ओके अरहाम, दिस ट्राइंगल मींस हीट,
ये एब्रीविएशन है। ये जो मैंने छोटा सा ट्रायंगल बनाया ना ऊपर, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स हीट, दिस इज एब्रीविएशन। ओके, हीट के लिए हम ऐसे छोटा ट्रायंगल का निशान बना देते हैं एरो के ऊपर। ठीक है, इज दिस क्लियर आराम? समझ आ गया? ट्रायंगल एक तरीके से सिंबल है हीट का। इक्वेशन में हम हीट में ट्रायंगल बना देते हैं। ओके, तो बचे दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल हो रही है डो के अंदर, ऑलराइट, दिस CO2 गैस, CO2 gas bubbles through the dough, bubbles through the dough, making it soft and spongy. ओके, यही रीजन होता है आपका जो केक है वो सॉफ्ट बनता है। अब अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि बेकिंग सोडा भी जब ये काम कर रहा है तो हम बेकिंग पाउडर क्यों बना रहे हैं? बेकिंग सोडा तो अपना काम कर रहा है, पर बच्चे इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे ये जो सोडियम कार्बोनेट है, दिस इज बिटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा CO2 तो बनाएगा जिससे हमारा केक सॉफ्ट हो जाएगा, पर बच्चे ये जो ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है, दिस इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सिंपल बेकिंग सोडा यूज करता हूं तो बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी, उससे आपका केक सॉफ्ट बनेगा, पर जो सोडियम कार्बोनेट है उसका नेचुरल टेस्ट क्या है? इट इज बिटर। ओके, इट इज बिटर इन टेस्ट। तो उससे क्या होगा? हमारे केक का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम कभी भी प्योर बेकिंग सोडा यूज नहीं करते, हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं जो एक्चुअली क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विद सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा के अंदर हम सिट्रिक एसिड मिक्स करते हैं, तो जब बच्चे सोडियम कार्बोनेट बनेगा, इट विल रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट, और वो सोडियम टार्ट्रेट या सोडियम साइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो टेस्ट है वो बिटर नहीं होगा। दिस इज द रीजन वी यूज बेकिंग पाउडर। ओके, so this is a very important question. Why baking powder is preferred for baking purposes? Okay, why baking powder is preferred for baking purposes? बेकिंग पर्पसेस के लिए ओके, बेकिंग पर्पसेस के लिए हम बेकिंग पाउडर को क्यों प्रेफर करते हैं? अब इसके पीछे क्या रीजन है? When baking soda decomposes, it forms sodium carbonate. इसमें क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ओके, सोडियम कार्बोनेट विच इज बिटर इन टेस्ट, विच इज बिटर। तो बच्चे इस प्रॉब्लम को हमने कैसे ओवरकम किया? हमने बेकिंग सोडा के अंदर सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड मिक्स कर दिया। ओके, टू प्रिवेंट दिस व्हाट इज डन? टू प्रिवेंट दिस baking powder is used
बेकिंग पाउडर इज यूज्ड, तो इसमें क्या होगा, जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म रिएक्ट्स विद, जो बच्चे सोडियम कार्बोनेट बनेगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। टू फॉर्म, बच्चे कौन सा सॉल्ट बनेगा, यहाँ डिपेंड करेगा कौन सा एसिड है। अगर सिट्रिक एसिड है तो इट विल फॉर्म सोडियम साइट्रेट, और सोडियम टार्ट्रेट। और बच्चे ये जो हैं एसिड्स जो हमने डाले हैं, दे आर एडिबल एसिड्स, इनकी वजह से जो टेस्ट है वो खराब नहीं होता। तो दिस इज द रीजन वी यूज बेकिंग पाउडर। ओके, और इससे जो टेस्ट है वो प्रिजर्व रहेगा। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द टेस्ट, इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द टेस्ट। ठीक है, तो बच्चे हम बेकिंग सोडा डायरेक्टली कुकिंग में बहुत कम, रेयर यूज करते हैं। केक्स वगैरह में तो बेकिंग पाउडर ही यूज होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ओके, यहां तक सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। ओके, ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन। अब बच्चे चलते हैं सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट यूज। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ओके, बच्चे आपने बिल्डिंग्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं। आजकल बच्चे जो हम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं उसमें ड्राई पाउडर होता है, दे आर ड्राई एसिड, दे आर ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर्स। उसमें लिक्विड कुछ नहीं होता, उसमें पाउडर होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बाहर आता है। हीट सोर्स पे जब वो गिरता है तो वो डिकम्पोज होकर CO2 बनाता है, जिससे आपकी फायर रुक जाती है। पर बच्चे अर्लियर टाइम्स में जो पुराने हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, उनके अंदर हम क्या करते थे, सिलेंडर के अंदर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन फिल करते थे, और नॉब के साथ अटैच्ड ऊपर ग्लास बॉटल होती थी जिसमें एसिड होता था। तो बच्चे जब भी कोई फायर को हमने पुट आउट करना है तो क्या करते थे, हम उस नॉब को जोर से क्या करते थे, मारते थे, हिट करते थे। एंड ड्यू टू दैट नॉब ग्लास बॉटल यूज टू ब्रेक इनसाइड दी सिलेंडर, वो सिलेंडर के अंदर अटैच्ड होती थी। जब आप नॉब को पुश करते थे ग्लास बॉटल टूट जाती थी। एंड व्हेन दी ग्लास बॉटल यूज टू ब्रेक, तो रिएक्शन होता था एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का, एंड ड्यू टू दैट रिएक्शन CO2 एंड वाटर वेपर वाज रिलीज्ड। उसकी वजह से फायर क्या हो जाती थी, रुक जाती थी। ठीक है, सो इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स द सिलेंडर वाज फिल्ड विद, the cylinder was filled with, the cylinder was filled with the cylinder was filled with solution of sodium bicarbonate। तो सिलेंडर के अंदर बचे हम सोल्यूशन भरते थे सोडियम बाइकार्बोनेट का, या आप लिख सकते हो बेकिंग सोडा, इसका सोल्यूशन भरते थे। ऑलराइट, और बच्चे नॉब जो होता था उसके साथ एक ग्लास बॉटल में अटैच्ड एसिड होता था, अ स्मॉल ग्लास बॉटल, a small glass bottle attached to a knob was filled with acid।
ओके, तो बच्चे जब हम इसको यूज करना चाहते थे, यूज करते थे तो क्या होता था, हम उस नॉब को पुश करते थे. व्हेन द नॉब वाज पुश्ड, व्हेन द नॉब वाज पुश्ड, ओके, जब आप नॉब को पुश करो तो उससे क्या होता था, द ग्लास बॉटल ब्रोक, द ग्लास बॉटल यूज्ड टू ब्रेक, लीडिंग टू रिएक्शन. ओके, और बच्चे रिएक्शन कैसे होता था, बेकिंग सोडा हमने भरा हुआ है सोल्यूशन, तो NaHCO3, और बच्चे ग्लास बॉटल के अंदर जनरली हम एसिड भरते थे, HCl या H2SO4, तो लेट्स से इन दिस केस वी विल टेक HCl. तो बच्चे जब इनका रिएक्शन होगा, जस्ट चेक द रिएक्शन, इट इज एसिड प्लस बाइकार्बोनेट सॉल्ट. ये रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले, तो इसमें बनेगा बच्चे सोडियम क्लोराइड, वाटर प्लस CO2. ये सिलेंडर के अंदर रिएक्शन होता था, NaCl, water plus CO2. This reaction occurred inside the cylinder. और बच्चे ये जो वाटर और CO2 है, this water and CO2 help to, this actually help to extinguish fire. ये दोनों क्या करते थे, फायर को एक्सटिंग्विश करते थे. ठीक है, वाटर क्या करता था बच्चे, वाटर जैसी फायर के सोर्स पे गिरता था तो हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, एंड वंस इट इवेपोरेट्स इट विल फॉर्म अ लेयर अराउंड द फायर, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, द फायर यूज्ड टू बी पुट आउट. सो दिस वाज द रिएक्शन व्हिच वाज बीइंग कैरिड आउट इन द फायर एक्सटिंग्विशर. तो उसकी वजह से ये जो वाटर और CO2 निकलता है उससे फायर बंद हो जाती थी. अब बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, शुड वी, या आप लिख सकते हो वी शुड, या लिख सकते हो कैन वी यूज, कैन वी यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कैन वी यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. Can we use soda acid fire extinguisher in fires caused by short circuit? Fires caused by short circuit. बच्चे शॉर्ट सर्किट तो सबको पता होगा, जब तारे आपस में जुड़ जाती हैं. तो शुड वी यूज और कैन वी यूज फॉर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इन फायर्स कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट. अगर मान लो बच्चे एक शॉर्ट सर्किट से फायर लग गई है, तो बच्चे क्या कोशिश करनी चाहिए, उसको पानी से बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, बताओ, सोच के बताइए. अगर शॉर्ट सर्किट हो गया है तो शुड वी यूज कॉमन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ओके, अरहाम इज सेइंग नो सर. तो बच्चे इसके पीछे क्या रीजन है, आप खुद देखो, वाटर निकल रहा है. अगर मैं शॉर्ट सर्किट वाली फायर पे इसको यूज करूंगा तो मुझे क्या खतरा है, क्योंकि उसमें से वाटर निकल रहा है, और उस वाटर की वजह से क्या हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. तो ये इसका एक बहुत बड़ा डेंजर होता था. ओके, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू दिस, या लिख सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर in product
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन प्रोडक्ट्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर इन प्रोडक्ट्स क्या होगा? A person may get electric shock. A person may get electric shock. अब बच्चे अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो फिर ये बहुत खतरनाक सिचुएशन हो सकती है. द पर्सन कैन इवन लूज हिज लाइफ. ओके, तो इसलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कभी भी शॉर्ट सर्किट की फायर पे हम नॉर्मल सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करेंगे. ओके, और देखो इसके और क्या यूजर्स हमें दिए हुए हैं. लेट्स क्विकली गो थ्रू. देखो, बेकिंग सोडा हमने कर लिया, फायर एक्सटिंग्विशर्स कर लिया. बच्चे इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. इसको बच्चे एसिडिटी रिलीव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिलीव एसिडिटी. It is also used to relieve acidity. अगर स्टमक में बच्चे एसिडिटी हो रही है तो उसको रिलीव करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके. सी अरहाम, आजकल जो हम एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं ड्राई पाउडर. तो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या होता है, पानी नहीं प्रोड्यूस होता, रिएक्शन ही नहीं होता अंदर कोई, बस उसमें प्रेशर से सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है. जब आप उसको रिलीज करते हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट फायर सोर्स पे गिरता है और उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से उसमें CO2 और वाटर वेपर बनता है, उससे आपकी आग बुझ जाती है. तो जनरली जो आजकल हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो ड्राई वाले होते हैं. ठीक है, और जो बचे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसका एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है, चाहे छोटी फायर हो चाहे बड़ी फायर हो, आपने एक बार नॉब प्रेस कर दिया, पूरा का पूरा फायर एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता था. तो डू यू नॉट थिंक इट इज वेस्टेज? अगर छोटी सी फायर है उसके लिए पूरा एक्सटिंग्विशर अगर खत्म हो जाए तो दैट इज लॉस. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम ड्राई सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने लग गए. ड्राई सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, क्योंकि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि रिएक्शन एक बार शुरू हो गया तो खत्म ही होना है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से नॉब को प्रेस करके क्या कर सकते हो, फायर को बुझा सकते हो. ठीक है, और इसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह का भी डर नहीं. इज इट क्लियर? समझ आ गया सबको ये? ऑलराइट, तो बच्चे इसको आप माइल्ड कैसे यूज कर सकते हो? अगर कहीं बच्चे किसी ने या चींटी ने काटा है तो उसपे भी हम बेकिंग पाउडर का क्या लगा सकते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपका बच्चे जो एक्सटिंग्विशर का कॉस्ट है या उसकी जो इकोनॉमिक वो है प्रॉफिटेबिलिटी, वो बढ़ती है. ठीक है, तो बच्चे these are some of the uses बेकिंग सोडा. चलो अब आगे चलेंगे बच्चे. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल नेम, सॉरी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज Na2CO3 dot 10H2O. बच्चे व्हाट इज 10H2O? दीज आर लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स. ये हम आगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स देखेंगे. तो बच्चे ये जो वाटर बॉन्डेड लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब बच्चे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? इट इज नोन एज सोडियम, it is known as sodium carbonate. It is known as sodium carbonate decahydrate. बच्चे एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि हम ये नाम कैसे लिख रहे हैं.
It is known as sodium carbonate decahydrate. ओके, इट इज इट्स केमिकल नेम. देखो सोडियम कार्बोनेट तो आगे मॉलिक्यूल है ही. अब अच्छा, ये जो लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनके लिए हम क्या नंबर दे रहे हैं? डेका, 10. डेका मीन्स 10. डेका हाइड्रेट. तो बच्चे दिस इज रिप्रेजेंटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. अब अच्छा, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? हाउ विल वी प्रिपेयर इट? बच्चे इज द नेमिंग ऑफ सॉल्ट क्लियर कि हम डेकाहाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं? व्हाट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट डेकाहाइड्रेट? डेकाहाइड्रेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस सॉल्ट के अंदर जो आपका मेन सॉल्ट है उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली लूजली बॉन्डेड है. ठीक है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ऑलराइट, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? बच्चे प्रिपरेशन इसकी बेकिंग सोडा से ही होनी है. वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन कैसे होगी? इट विल बी प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा. अब बच्चे बेकिंग सोडा से इसको सिंथेसाइज करना है तो कैसे करेंगे? पहले बेकिंग सोडा बनाएंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल obtain बेकिंग सोडा. सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाएंगे. सेकेंड हम क्या करेंगे? थर्मल डीकॉम्पोजिशन. ओके, थर्ड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा. अब अच्छा, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो, ये रिएक्शन हमने ऊपर लिखा है NaHCO3, आप इसको हीट करिए, इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2. ऑलराइट, अब अच्छा, ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है, हम क्या करेंगे? इस सोडियम कार्बोनेट को we'll put this sodium carbonate or dissolve it in water to obtain crystals. Okay, dissolving, या आप लिख सकते हो dissolution of Na2CO3 in water to obtain crystals. ओके, जो आपका सोडियम कार्बोनेट बना है बच्चे, फिर हम क्या करेंगे? इसको वाटर में डालेंगे जिससे इसके क्रिस्टल बन जाएंगे. तो क्रिस्टल कैसे बनेंगे? Na2CO3 प्लस 10, सॉरी नॉट 10, यस 10H2O, सॉरी 10H2O. इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, इट विल फॉर्म Na2CO3 डॉट 10H2O. बच्चे ये जो डॉट 10H2O है, मतलब ये लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. दीज आर लूजली बॉन्डेड water molecules. These are loosely bonded water molecules with salt. Okay, इसको बोलते हैं water of crystallization.
दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चे, अब इसके करेंगे बच्चे यूजर्स। प्रिपरेशन हमने कर ली है, अब इसके यूजर्स का है बच्चे। जब हम बात करते हैं इसकी यूजर्स की, वॉशिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन लॉन्ड्री पर्पसेस। हम इसे कहाँ यूज करते हैं? यूजर्स नंबर 1, it is used for laundry purposes. लॉन्ड्री पर्पसेस का क्या मतलब है बच्चे? इससे डिटर्जेंट्स वगैरह बनते हैं, सोप्स बनते हैं। ओके, तो लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए यूज होता है सोप्स, डिटर्जेंट्स। ठीक है। सेकंड बच्चे, इससे बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी बनते हैं। ये आपको लिस्ट इसमें दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, देखो। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। इट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, तो बच्चे देखो, इसको हम ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, लॉन्ड्री पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। ठीक है, एंड अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स, उनको बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, used in glass industry. Alright, तो ये बचे इसके कुछ कॉमन यूजर्स हैं। इज दिस क्लियर? ओके, आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू परमानेंट हार्डनेस। वहीं जा रहा था मैं बच्चे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म हार्डनेस ऑफ वाटर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है बच्चे? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वाटर के अंदर बहुत सारे अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? हार्डनेस का क्या मतलब है? ऑलराइट, हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू it is due to presence of calcium, sorry, not calcium, it is due to presence of sodium or potassium sulfate or chlorides. It is due to presence of salts of sodium or potassium. Sodium and potassium. ठीक है, तो बच्चे जनरली इनके अंदर किस चीज के सॉल्ट्स होते हैं? सॉल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। और बच्चे हार्डनेस जो है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज टेम्पररी हार्डनेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस ऑफ वाटर। बच्चे हार्डनेस को लिटरली नहीं लेना। हार्ड का मतलब ये नहीं कि पानी हार्ड होता है। हार्डनेस का मतलब है कि क्योंकि सॉल्ट्स प्रेजेंट है, उन सॉल्ट्स की वजह से आपका जो सोप या डिटर्जेंट है वो झाग नहीं बनाता, अच्छी तरह झाग नहीं बनाएगा, उससे आपका सोप वेस्ट होता है। तो बच्चे उसको हार्डनेस कहते हैं। कई बार क्या होता है, बॉयलर्स और गीजर के अंदर भी बच्चे अगर हम हार्ड वाटर यूज करते हैं तो उससे एक टर्म हम यूज करते हैं स्केलिंग।
गीजर के अंदर बच्चे क्या होता है, सॉल्ट जम जाता है, और वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि कई बार आपका जो बॉयलर है वो फट सकता है, एंड दैट कैन कॉज सीरियस डैमेज। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं हार्डनेस ऑफ वाटर की, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे टेम्पररी हार्डनेस, ये आप लिख सकते हो, हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लादर विद सोप। कहते हैं ना कई बार कि सोप घिस रहे हैं पर कोई झाग नहीं बन रहा, ये वजह हार्ड वाटर की वजह से होता है, इट इज वेस्टेज ऑफ सोप। ओके, तो इसमें सबसे पहले आती है बच्चे टेम्पररी हार्डनेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेम्पररी हार्डनेस? बच्चे इट इज ड्यू टू, it is due to presence of, it is due to presence of calcium and magnesium carbonates. Calcium and magnesium carbonates. अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो हैं उनकी वजह से। ओके, जस्ट अ मोमेंट बच्चे, इधर थोड़ी सी करेक्शन करनी है, नॉट सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये मैंने गलत लिख दिया है एक्चुअली, उससे तो हमें ट्रीट करना है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंड मैग्नीशियम इन सॉल्ट्स की वजह से। ऑलराइट, so due to presence of salts of calcium and magnesium. ऑलराइट, तो बच्चे ये जो कार्बोनेट, due to presence of calcium and magnesium bicarbonates, calcium and magnesium bicarbonates. बच्चे these bicarbonates they are dissolved in water, they are aqueous, तो ये पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो इनको निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, दे कैन बी, इट कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय हीटिंग, इट कैन बी इजिली ट्रीटेड। ये जो वाटर है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? इट कैन बी इजिली ट्रीटेड विद हीट। हीट से क्या होगा बच्चे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से यू हैव कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस। बच्चे इसकी वजह से हार्डनेस है, इसको आपने हीट किया पानी को, तो उससे क्या होगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो बच्चे ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बच्चे प्रेसिपिटेट है, तो आप इसको फिल्टर करके अलग कर सकते हो। आपने देखा होगा बच्चे कई बार जब हम पानी उबालते हैं तो उसमें कई बार सॉल्ट दिखने लगते हैं बर्तन के नीचे, अगर पानी अच्छी तरह फिल्टर नहीं हो रहा होता। तो बच्चे वो क्या होता है, क्योंकि जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं वो हीटिंग पे डीकम्पोज होकर कार्बोनेट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं। तो हम बच्चे उनको फिल्टर करके पानी से अलग कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई टेम्पररी हार्डनेस। पर बच्चे परमानेंट हार्डनेस थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। परमानेंट हार्डनेस में क्या हो रहा है, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस में you have sulfate and chloride salts. What is permanent hardness? It is due to presence of chlorides and sulfates. It is due to presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. अब अच्छा, there is a slight problem here. टेम्पररी हार्डनेस में तो आप हीट करके हार्डनेस रिमूव कर सकते हो, पर बच्चे क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट्स को आप हीट करके डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, केमिकल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है।
So let's say you have calcium chloride, CaCl2, which is cause of permanent hardness. इसके अंदर हम बच्चे क्या करेंगे, we will add washing soda Na2CO3. तो बच्चे जब इनका रिएक्शन होगा what it will form calcium carbonate. This is precipitate. ये precipitate बन गया, alright, plus NaCl, calcium carbonate plus NaCl, alright. तो I'll just put 2 NaCl here, equation will become balanced. तो बच्चे देखो, ये जो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, इट इज एक्वस, ये पानी में डिसॉल्व होता है, हीट करने पे ये टूटेगा तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा डालते हैं इसके अंदर, तो उससे क्या होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ प्रेसिपिटेट, इट इज रिमूव्ड, एंड सोडियम क्लोराइड. तो बच्चे अगर सिमिलरली मैं ले लूं मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज ऑल्सो एक्वस, डिसॉल्व होता है पानी में, दिस इज कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस. इसमें भी वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डाला मैंने, इट विल फॉर्म MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, प्लस 2 प्लस Na2SO4. अब बच्चे सोडियम सॉल्ट से कोई गड़बड़ नहीं है, NaCl को तो हम बच्चे इवेपोरेशन से सॉल्ट बना के अलग कर सकते हैं, सोडियम सॉल्ट्स की वजह से हार्डनेस नहीं होती, हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से. ठीक है, इज दिस क्लियर, समझ आ गई सबको? परमानेंट हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, इज दिस क्लियर, समझ आ गया सबको? ऑल राइट. हाँ जी आकृति. Sir, please explain permanent hardness. Sir, I'm not able to understand. बेटा परमानेंट हार्डनेस में आपके जो सॉल्ट्स हैं, कौन से सॉल्ट होते हैं पानी में डिसॉल्व? क्लोराइड्स एंड सल्फेट. टेम्पररी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं. तो टेम्पररी हार्डनेस हमने कैसे ट्रीट किया था, मैंने पानी को हीट किया, तो उसमें जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया या मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, उसको आप फिल्टर करके अलग कर लो, तो उसकी ट्रीटमेंट हो गई. पर जब परमानेंट हार्डनेस की बात करते हो तो परमानेंट हार्डनेस में क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं, और बच्चे क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स डिकम्पोज नहीं होते हीटिंग पे वो डिकम्पोज होके अलग नहीं होंगे, तो हमें उनकी केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं. तो जब आप वॉशिंग सोडा ऐड करोगे तो उससे सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ परमानेंट हार्डनेस, और उसकी वजह से आपका जो वाटर की हार्डनेस है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. सोडियम सॉल्ट से नहीं आपकी हार्डनेस आती, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट से ही हार्डनेस आएगी. तो परमानेंट हार्डनेस में जब मैं वॉशिंग सोडा यूज करूंगा तो आई विल गेट सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. इज दिस क्लियर, अब समझ आ गया? ओके सर. ऑलराइट. तो परमानेंट हार्डनेस में बच्चे हम क्या देख रहे हैं, हम वॉशिंग सोडा को यूज करके एक ऐसा सॉल्ट बना रहे हैं जिससे हार्डनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाए. जब टेम्पररी हार्डनेस की बात करें तो उसमें सिंपल हीट से ही आपका प्रोसेस हो जाता है. ओके, तो दिस इज हाउ वी विल यूज वॉशिंग सोडा. ऑलराइट. तो बच्चे ये कुछ मेजर यूजेस थे वॉशिंग सोडा. अब बच्चे वी विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड. हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला अगर मैं देखूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इट इज ऑल्सो नोन एज POP, कॉमनली नोन एज POP भी कहते हैं. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O. दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP. CaSO4 डॉट हाफ H2O. ठीक है,
इसका केमिकल नेम हम क्या लिख सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेमी? हेमी मीन्स हाफ, हाफ, हाफ हाइड्रेट, मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ आपको हाफ वाटर मॉलिक्यूल दिखेगा। बच्चे डोंट टेक इट लिटरली, हाफ वाटर मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है, आपका जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, आपका जो एक वाटर मॉलिक्यूल है, इट इज शेयर्ड और बॉन्डेड बिटवीन टू CaSO4। दो CaSO4 के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। तो हमने ये नहीं समझना कि हाफ ही हो गया वाटर मॉलिक्यूल, इट इज जस्ट फॉर राइटिंग द फॉर्मूला, बट यू शुड नॉट टेक इट लिटरली कि वाटर मॉलिक्यूल आधा हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, योर वाटर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। एक वाटर मॉलिक्यूल को दो कैल्शियम सल्फेट शेयर करते हैं, इसलिए हम केमिकल फॉर्मूला में इसको ऐसे लिखते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट, हाफ हाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट। ओके, अब बच्चे जब हम पीओपी की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम पीओपी यूज करते हैं तो बच्चे पीओपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, दैट इज जिप्सम। ओके, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। प्रिपरेशन, रॉ मटेरियल क्या है इसमें? जिप्सम है, CaSO4 डॉट 2H2O। अब बच्चे दिस इज जिप्सम। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है? जिप्सम। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। CaSO4 डॉट 2H2O, जिप्सम। केमिकल नेम क्या है बच्चे इसका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है? यू हैव टू हीट दिस, you have to heat this at 100, you have to heat this at 100 degree Celsius, 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, इस टेम्परेचर पे आपको इसको हीट करना होता है, नॉट अबव इट, इससे ऊपर नहीं। वो भी मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं इसके ऊपर हीट करना है। तो क्या होगा बच्चे? इट विल फॉर्म CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लस 3/2 वाटर, 3/2 वाटर। बच्चे जस्ट चेक द इक्वेशन, इज इट बैलेंस्ड? समझ आ गया आपको? ध्यान से देखिए। ऑलराइट, तो बच्चे ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। अब बच्चे वाई यू शुड नेवर हीट इट अबव 100 डिग्री सेल्सियस, आपको इसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट क्यों नहीं करना है? इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर बच्चे आप इसे 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करोगे, जिप्सम इज गोइंग टू लूज ऑल ऑफ इट्स वाटर। ओके, पूरा का पूरा वाटर लूज हो जाएगा, देन इट विल बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अबव 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसको हीट करते हो, what is going to happen? CaSO4 dot 2H2O, what is going to happen? It is going to form CaSO4, पूरा वाटर निकल जाएगा and it will form CaSO4 plus 2H2O। और बच्चे ये जो हमारा सॉल्ट बना है ना, इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह प्रॉपर्टी नहीं होगी, सो दिस इज नोन एज डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसको हम क्या कहेंगे? डेड बर्न्ट प्लास्टर। बच्चे जैसे पीओपी के अंदर, अरहम यू हैव अ डाउट? No sir, it was just a mistake. Okay, all right। तो बच्चे व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हो क्या रहा है
कि जब आप इसको हीट कर रहे हो अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज गोइंग टू लूज ऑल ऑफ इट्स वाटर, एंड इफ इट लूजेस ऑल ऑफ इट्स वाटर इट इज गोइंग टू टर्न इनटू कैल्शियम सल्फेट। एंड बच्चे कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसकी प्रॉपर्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह नहीं होती, सो इट इज ऑफ नो यूज। ओके, it will have no properties such as plaster of Paris. So we should never heat it above 100 degrees Celsius. This is a very important question. Why gypsum should never be heated above 100 degrees Celsius? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? It is very simple. Why gypsum should not be heated? Should not be heated above 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चे इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है। व्हाट इज द रीजन? हमें ऐसा क्यों नहीं करना है? बिकॉज इट विल लूज all of its water of crystallization. ओके, ये सारा अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर जाएगा एंड फॉर्म डेड बर्न्ड प्लास्टर। ऑलराइट, इसका बचे डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा विच इज ऑफ नो यूज। ओके, ऑलराइट, अब बचे लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूजेस। इसको हम कहाँ यूज करते हैं बचे? इसको हम यूज करते हैं स्टैच्यू बनाने के लिए। वेयर इज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, फॉर मेकिंग टॉयज। आपने बच्चे इसके टॉयज देखे होंगे, डेकोरेशन पीसेस देखे होंगे। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, स्टैच्यूज, मॉडल्स एटसेट्रा। इसको बच्चे हम और कहाँ यूज करते हैं? इसको बच्चे हम फॉल सीलिंग बनाने के लिए भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा फॉल सीलिंग पे डिजाइन वगैरह बनाने के लिए हम पीओपी यूज करते हैं। यूज्ड फॉर making false ceilings. It is used for making false ceilings. false ceilings बनाने के काम आता है, ठीक है ना। Thirdly, बच्चे इसको हम एक जगह और इस्तेमाल करते हैं। Where is it used? कहाँ यूज करते हैं? It is also used by doctors for plastering fractures. आपने देखा होगा बच्चे पुराना जो फ्रैक्चर जब करते तो व्हाइट पट्टी लगाते हैं उस पे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है डॉक्टर? पानी में मिक्स करके लगाता जाता है। आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स वेरी हार्ड। तो एक्चुअली बच्चे रिएक्शन क्या होता है? व्हेन यू मिक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर, CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस मैंने लिया। जब इससे मैंने स्टैच्यू वगैरह बनाना होता है या मोल्ड बनाने, तो मैं क्या करता हूँ? आई विल मिक्स इट विद वाटर, 3/2 वाटर। इट विल अगेन फॉर्म जिप्सम। रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है वही रिवर्सल हो गई है। CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 वाटर, इट विल गिव मी CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम। इसमें बचे जिप्सम बनेगा दोबारा। और बचे ये जब एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी हार्ड। सो दिस इज द रीजन इट इज यूज्ड। सो इट इज जस्ट द रिवर्सल। और बचे इसके अंदर हीट भी रिलीज होगी। सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बचे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको क्या करना पड़ रहा था? जिप्सम को हम हीट कर रहे थे, इट वॉज एंडोथर्मिक। तो बचे जब आप इसको रिवर्स करोगे रिएक्शन को, क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? You are going to get gypsum plus heat. So this reaction is exothermic. ठीक है? Is this clear everybody? कि इसका यूज कैसे होता है?
हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लेंगे, वी विल टेक प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको वाटर में मिक्स करेंगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा, विच इज हार्ड. सो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यूज, मॉडल्स, फॉल्स सीलिंग्स. डॉक्टर्स इसको फ्रैक्चर को सेट करने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द मेजर यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है बच्चे, ऑलराइट. तो बच्चे यहाँ हमारे जो मेजर सॉल्ट्स हैं चैप्टर के सारे खत्म हो गए हैं. वी हैव गॉन थ्रू ऑल दी मेजर सॉल्ट्स एंड देयर प्रिपरेशन. बच्चे वी आर जस्ट लेफ्ट विद अ वेरी स्मॉल टॉपिक विच इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है बच्चे, व्हाट विल बी डूइंग इज ऑन Wednesday we'll be picking up the topic water of crystallization and we will be solving some questions based on this chapter, acid, bases and salts. और बच्चे अगर कोई आपके डाउट्स होंगे इस चैप्टर में, दैट यू कैन क्लैरिफाई ऑन वेडनेसडे. ठीक है, सो वी विल बी वाइंडिंग अप विद एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑन वेडनेसडे. ऑलराइट, उसके बाद बच्चे हम फ्राइडे से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. केमिस्ट्री में आपके इस बार 2 चैप्टर आने हैं, सॉरी 3 चैप्टर आने हैं टर्म 1 में. एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स हमने कर लिया है. ठीक है, केमिस्ट्री में हमने बचे ओके मेटल एंड नॉन मेटल, एक टर्म 1 का हमारा टॉपिक बचा है. एंड 1 टॉपिक इज लेफ्ट फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. ठीक है, अगर आप बोलते हो तो पहले हम केमिस्ट्री करके टर्म 1 का सारा खत्म कर सकते हैं. मेटल नॉन मेटल का छोटा ही टॉपिक है. इफ यू से वी कैन फिनिश दैट ऑफ, तो एक बार टर्म 1 का सारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा. एंड देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स फिजिक्स, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. बच्चे आई विल जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई, टर्म 1 में सिर्फ लाइफ प्रोसेस का चैप्टर आ रहा है. तो हमें अभी टर्म 1 के लिए सिर्फ क्या करना है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड करना है और मेटल एंड नॉन मेटल करना है. तो टर्म 1 का हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ वी गो अबाउट इट. सो वंस वी फिनिश ऑफ द टर्म 1 सिलेबस, देन विल बी मूविंग ऑन टू टर्म 2. उसमें फिर हम रिप्रोडक्शन वगैरह या कुछ और स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है ना, we'll see how we'll proceed towards it. Okay, देखते हैं. All right.